अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सोलिनॉइड को, और सोलिनॉइड में मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोलिनॉइड है और इस सोलिनॉइड में जो करंट है वो ये शो किया गया है, ये करंट है, और इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, यानी प्रोटॉन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और प्रोटॉन इज मूविंग टू एंटी पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एंटी पैरेलल होगा तो फॉर्मूला आएगा क्यू वी बी साइन 180। तो फोर्स हो गई जनाब 0, नो फोर्स एक्ट्स। अगर प्रोटॉन की बजाय इलेक्ट्रॉन होता तो तब भी कोई फोर्स नहीं लगनी थी, क्योंकि एंगल 180 डिग्री होता है या 0 डिग्री होगा। साइन 0 पे भी 0, 180 पे भी 0। नेक्स्ट, वेलोसिटी सिलेक्टर। ये वो टॉपिक है जो आपने सेकंड ईयर में जब ये चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 14, तो शायद ये छोड़ दिया था। वेलोसिटी सिलेक्टर है क्या? वेलोसिटी सिलेक्टर बड़ा सिंपल सा एक आर्टिकल है, वेलोसिटी सिलेक्टर। इस सिलेक्टर का क्या मतलब है? सिलेक्टर का मतलब यह है कि आपके पास अगर बहुत सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज मूव कर रहे हों तो आप चाहते हैं कि एक खास वेलोसिटी वाले तमाम पार्टिकल स्ट्रेट मूव करें, बाकी जिनकी स्पीड ज्यादा हो या जिनकी स्पीड कम हो वो तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे रिक्वायर्ड पार्टिकल्स नहीं है। वो या तो राइट डिफ्लेक्ट हो जाए या लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाए, वो हमारे रिक्वायर्ड पार्टिकल्स नहीं है। तो अगर हम बहुत सारे पार्टिकल्स में से अपनी मर्जी की स्पीड वाले पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर लें, फिल्टर कर लें, तो ये प्रोसेस होता है वेलोसिटी सिलेक्टर का। अब वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या है, अब जरा देखें वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात है इसमें है जनाब चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। वो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव कर रहा है। और यहां पर एक और फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर सिचुएशन कुछ यूं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल जब इधर से यूं जाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, F इज इक्वल टू क्यू ई, और ये फोर्स होगी E की डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। और साथ ही इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा एक और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। ये मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द पेपर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में से जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी इसके ऊपर, और वो मैग्नेटिक फोर्स किस रूल के अकॉर्डिंग लगेगी, वो ये फार्मूला है, रोटेट v टुवर्ड b। अगर हम इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी को b की तरफ रोटेट करवाते हैं, तो थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगी इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दीज टू फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अब आपके कंट्रोल में या हमारे कंट्रोल में कौन सी फोर्स है, इसका फैसला कैसे करेंगे? फार्मूले से। F इज इक्वल टू क्यू ई, ये है फार्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का। F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये फार्मूला है हमारे पास क्यू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स का। अब ये वाली फोर्स फिक्स है। कंट्रोल में कौन सी फोर्स है? ये वाली फोर्स। अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अगर हम इन पार्टिकल्स, हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, किसी की वेलोसिटी ज्यादा है, किसी की वेलोसिटी कम है, किसी की बहुत ज्यादा है। अब वो वाले पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी इतनी है कि वो मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल इक्वल हो रही है इलेक्ट्रिक फोर्स के, तो फिर दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करनी होगी। लेकिन सिलेक्टेड ये सिलेक्टेड स्पीड है, एक खास स्पीड है जहां पर वो खास फोर्स लगती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स किसको बैलेंस कर देती है? इलेक्ट्रिक फोर्स को। क्या हर
पार्टिकल की स्पीड जो है उसके अकॉर्डिंगली उसकी मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल कर सकती है? नहीं। खास मैंने लफ्ज सेलेक्टेड बोला, तो सिलेक्टेड स्पीड जो है उसी की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फोर्स, उसी की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल कर सकती है। अगर इससे ज्यादा कर दो स्पीड तो कौन सी फोर्स डोमिनेट कर जाएगी? मैग्नेटिक फोर्स। अगर उस खास स्पीड से स्पीड कम करेंगे, यानी उस क्रिटिकल स्पीड से स्पीड को कम करेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगी। इसका मतलब इससे ज्यादा वाली स्पीड वाले पार्टिकल्स और इस खास वेलोसिटी से कम स्पीड वाले पार्टिकल स्ट्रेट मूव नहीं करेंगे। कुछ पार्टिकल डाउन मूव करेंगे, कुछ पार्टिकल ऊपर मूव कर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करेगी तो वो डाउन मूव करेंगे, अगर मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगी तो वो ऊपर मूव करेंगे। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाती तो वो स्ट्रेट मूव करेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेलोसिटी सिलेक्शन। इफ यू हैव मैनी पार्टिकल, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स, एंड यू वांट टू सेलेक्ट some particular particles to go in straight path, there should be two forces equal in magnitude but opposite in direction. One is electric force and the other is magnetic force. तो वेलोसिटी सिलेक्टर में मैंने आपको ये बात बता दी कि दो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दे शुड बी इक्वल। इसका फार्मूला है QE, इसका फार्मूला है QVB। इन दोनों में चार्ज से कट गया तो फार्मूला आएगा E/B दैट इज इक्वल टू V। सो V इज इक्वल टू E/B। बहुत सिंपल फार्मूला है। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिनोमिनेटर में है मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी सिलेक्टर इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी फिल्टर बिकॉज इट फिल्टर्स आउट पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी। जी जनाब, अब इसमें है एक MCQ, इससे रिलेटेड कि कैसा सवाल आ सकता है। ये क्वेश्चन लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है लेकिन इंतहाई सिंपल फार्मूला अप्लाई होगा। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन हैविंग साइमल्टेनियस परपेंडिकुलर। याद रखिए ये वेलोसिटी सिलेक्टर में दो फील्ड होंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक और दूसरा होगा मैग्नेटिक। दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसकी स्ट्रेंथ है 20 और इसकी स्ट्रेंथ है 0.5। देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी V is equal to E/B. E is 20 over 0.5, 20 over 5 into 10, 200 over 5. 40 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपल फार्मूला लगना था वेलोसिटी सिलेक्टर में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके आपने इसका आंसर देना है। अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन को आप डिटेल से पढ़ लें। ये है हमारे पास करंट की डायरेक्शन। द डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट वायर दैट कैरीज अ स्टेडी करंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। सो करंट इज आउट ऑफ द प्लेन toward the observer. The arrow represents the direction of four magnetic fields A, B, C and D. ये रूल अप्लाई कर लें आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज दिस? दिस इज करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज फोर्स। हमें कौन सी दो चीजें गिवन है? हमें दो चीजें गिवन है, एक तो है करंट। अब इस करंट की डायरेक्शन में हमारी मिडल फिंगर होनी चाहिए और फोर्स एक्ट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, यानी थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। इस तरफ को होना चाहिए थंब और ये डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? मिडल फिंगर। और जो ये डायरेक्शन शो करेगी ना, इंडेक्स फिंगर, वो फील्ड है। तो जब आप यहां पर इसको अप्लाई करेंगे रूल को तो इसका आंसर आएगा। अब मैं यहां पर इस तरह से इसको सेट कर रहा हूं, ठीक है, तो शेप सा वीडियो मत बनाएं। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। अब फिजिकल क्लास में तो मैं बड़े अच्छे अंदाज से बहुत सारी एग्जांपल्स की मदद से मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन यहां पर मैंने आपको ये बता दिया कि आपने अपने हाथ को इस तरह से, फिंगर्स को इस तरह सेट करना है। दिस इज करंट आउटवर्ड, दिस इज फोर्स और ये है हमारा आंसर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड।
सो आंसर इज चार्ली। आपने मुझे जरूर इसके बारे में इन्फॉर्म करना है कि आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया या राइट हैंड पाम रूल अप्लाई किया। इससे भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नो दिस इज फील्ड, ये फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही हैं और ये थंब डायरेक्शन शो करता है करंट की, और ये क्या है, नॉर्मल टू द पाम, दैट इज फोर्स। अब आपको नॉर्मल टू द पाम ये पता है, करंट का पता है, यानी आपको कौन सी दो चीजें गिवन है, नॉर्मल टू द पाम यानी फोर्स यानी करंट। आपकी ये फिंगर जिस डायरेक्शन में जाएंगी वही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की भी बात की जा सकती है, प्रोटॉन की भी बात की जा सकती है, और न्यूट्रल पार्टिकल के लिए चार्ज टू मास रेशियो क्या होती है, ये जवाब दीजिएगा मुझे। सिंपल है, न्यूट्रल पार्टिकल का मास होता है लेकिन चार्ज बिल्कुल भी नहीं होता, तो E ओवर M की बजाय 0 ओवर M हो जाएगा। तो न्यूट्रल पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशियो नहीं होती। चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है। यू नो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, यहां से वैसे एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ सकता हूं कि चार्ज टू मास रेशियो किसके लिए ज्यादा होगा, प्रोटॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जब आपने कंपैरिजन करना है, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में चार्ज सेम होता है। फिर किसकी बेस पे फैसला करेंगे, मैस की बेस के ऊपर। तो जिसका बड़ा मैस होगा उसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, और डिनोमिनेटर ज्यादा होने की वजह से आंसर कम होता है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो लेस है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमारा ये टॉपिक है। याद रखिए, चार्ज टू मास रेशियो को हम स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज टू मास रेशियो। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कैन मूव अ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का रोल बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह होता है। मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इट कैन नॉट डू वर्क, इट कैन नॉट चेंज स्पीड, इट कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी इवन। तो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है सर्कुलर पाथ में। अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, आप यहां पर देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, इनटू द पेपर है, और ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है। चार्ज पार्टिकल की ये वेलोसिटी है, और जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का आपको पता हो तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला होता है F इज इक्वल टू -EV क्रॉस B, रोटेट V टुवर्ड B विद योर राइट हैंड, रोटेट V टुवर्ड B विद योर राइट हैंड। अब याद रखिए, ये जो रूल आपको मैं समझा रहा हूं, रोटेट V टुवर्ड B, दिस इज फॉर प्रोटॉन। ये राइट हैंड रूल, कोई भी रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल, जितने भी रूल हम पढ़ते हैं ये तमाम रूल प्रोटॉन के लिए होते हैं, कन्वेंशनल के लिए होते हैं, कन्वेंशनल करंट के लिए होते हैं। यहां पर भी प्रोटॉन के ऊपर मैं रूल अप्लाई कर रहा हूं। सो रोटेट वेलोसिटी टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये प्रोटॉन होता तो फोर्स लगती जनाब इधर को, कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, हम सिंपली क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होगी उस डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में शो कर देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन की फोर्स है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन की वजह से इस डायरेक्शन में लग रही है। इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है स्ट्रेट, लेकिन नॉर्मल फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स जब लगती है तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाने की बजाय सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। अब चार्ज पार्टिकल यहां आ गया, दिस इज वेलोसिटी। जब आप V क्रॉस B करेंगे, रोटेट V टुवर्ड B, थंब विल इंडिकेट, इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट दैट इज फॉर प्रोटॉन। जब प्रोटॉन के लिए डायरेक्शन आपको पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करना कोई मसला नहीं है, जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स इधर, इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स इधर, और हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, टुवर्ड द सेंटर। सो मैग्नेटिक फोर्स बिहेव्स लाइक centripetal force. You can write mv square over r is equal to EBV.
EVB भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अब इसमें वेलोसिटी से कट जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आर को एक साइड पे ले जाएं, साइड पे ले जाना तो आपको आता ही है, mv/EB। आप E को Q लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला इतना मुश्किल नहीं है जो आपके सामने है। अगर आप इलेक्ट्रॉन लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो का एक फार्मूला आ गया, V/Br। याद देखिए ये UHS में आ चुका है फार्मूला, तो ये फार्मूला मुश्किल नहीं है, V/Br। ये इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ द रेडियस। अब ये रेडियस किस चीज का है, आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में, इस सर्कल का अगर आपको रेडियस पता चल जाए, कौन कौन सी 3 चीजें, नंबर 1 वेलोसिटी, नंबर 2 यानी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सी 3 चीजों का पता होना चाहिए, एक वेलोसिटी, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा है जनाब रेडियस। किसका रेडियस, उस सर्कल का रेडियस, वो जो सर्कल इलेक्ट्रॉन बना रहा है। ये जो 2 चीजें हैं ना, ये वाली, इन 2 में से रेडियस की मैं बात बाद में करता हूं। इन 2 चीजों में से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये तो हमने खुद अप्लाई की है, ओके, इसका तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है, इसका कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि जो हमने खुद अप्लाई की होती है उसका हमें पता होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने खुद अप्लाई किया था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नाउन वैल्यू है। और फिर अननोन कौन सी 2 चीजें रह गई हैं, एक वेलोसिटी और एक रेडियस। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना 1.7588 इंटू 10⁻+11 कूलम पर केजी, ये कैसे आई है, ये मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उसका मैस होता है 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू याद रखिएगा, ये MCQs में आ सकती है, ठीक है ना, चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, अब मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमें 2 वैल्यूज में से कैलकुलेट करना है। वो 2 कौन सी वैल्यूज हैं, एक है वेलोसिटी और दूसरा क्या है, रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड तो हमने खुद अप्लाई किया, अब आप सोचिए वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करना है और रेडियस को कैसे फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हम लेते हैं एक बॉल टाइप, स्फेरिकल टाइप ग्लास बॉल, जिसके अंदर लो प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करते हैं, लो प्रेशर पे जब हाइड्रोजन गैस से कुलियन करते हैं, तो जब कुलियंस होते हैं तो उनका पाथ विजिबल हो जाता है। मसलन इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सर्कुलर पाथ में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, यानी रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये वाला सर्कुलर पाथ एक स्फेरिकल ग्लास बॉल में है और उसमें हाइड्रोजन है लो प्रेशर पे। जब इलेक्ट्रॉन्स के कुलियंस होंगे हाइड्रोजन एटम्स के साथ, तो कुलियंस की वजह से, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से वो पाथ जो है वो विजिबल हो जाएगा। जैसे पाथ विजिबल होगा तो बड़े सिंपल देसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसका डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कैलकुलेट करना मसला नहीं है, कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो फिर एक और चीज रह गई, यानी V/Br। इस फार्मूले में वेलोसिटी के साथ हमें क्या चाहिए, ये देखें, वेलोसिटी के अलावा B और R। B तो मैंने आपको बता दिया, अब रेडियस तो मैंने आपको बता दिया। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, सो टू फाइंड वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। आपको शायद याद हो कि ना याद हो, मैंने आपसे कहा था कि पूरी सेकंड ईयर में इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज्ड पार्टिकल की एनर्जी एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, दैट फॉर्मूला इज चार्ज इनटू वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो किसकी मरहून मिन्नत है, वो है बैटरी की मरहून मिन्नत। और बैटरी ने जो एनर्जी प्रोवाइड की दैट इज ईवी, और वो है हाफ mv² के इक्वल। यहां से आप वेलोसिटी को एक साइड पे कर लें, 2ev/m is equal to v. Now put this value in this formula. You will get charge to mass ratio is equal to 2ev/m over br. Scaling on both sides, you will get e/m
टू v over b square r square. This is charge to mass ratio in terms of voltage. मैग्नेटिक फील्ड है और ये रेडियस है. ये वाला फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ये वाला फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज. और एक और फार्मूला भी लिखा जा सकता है, शायद आपको याद हो कि वेलोसिटी का, वेलोसिटी सिलेक्टर में एक फार्मूला होता है E over B. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस फार्मूले का नहीं पता चलता, तो इस फार्मूले को वेलोसिटी सिलेक्टर मैंने आपको पढ़ाया, E over B पुट करके देखें इसमें, तो आंसर आएगा E over B R. सो E over B square R. ये फार्मूला भी एप्लीकेबल है, ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, वेलोसिटी सिलेक्टर वाला. वेलोसिटी को आप E over B पुट करेंगे तो चार्ज टू मास रेशियो के लिए ये वाला फार्मूला भी एप्लीकेबल है. ये वाला फार्मूला वोल्टेज की शक्ल में है. और यहां से एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है, हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं. यू नो आइसोटोप्स में क्या होता है, डिफरेंट मैस. तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, जितना बड़ा मैस होगा उतना बड़ा रेडियस होगा. और मैस बड़ा, रेडियस भी बड़ा, लेकिन डिफ्लेक्शन होगी लेस डिफ्लेक्शन, क्योंकि जितना बड़ा मैस होगा उतना बड़ा रेडियस, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा सर्कल. यानी रेडियस जितना बड़ा होगा उतना बड़ा होगा सर्कल. मैंने लिखा रेडियस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्कल, यानी जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा सर्कल, और जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी होगी लेस डिफ्लेक्शन. गॉट इट. मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. एक मैस है जो कि एक पार्टिकल है जिसका मैस कम है, जितना मैस कम होगा उतना कम रेडियस होगा, जितना कम रेडियस होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी. ऐसे सवाल आ सकते हैं. वी हैव 4 पार्टिकल्स, अल्फा, बीटा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अल्फा, बीटा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अब याद रखिए इलेक्ट्रॉन और बीटा सेम होते हैं. खैर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, विच विल डिफ्लेक्ट लीस्ट, सबसे कम कौन डिफ्लेक्ट होगा? तो अल्फा पार्टिकल है इसका आंसर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवी है, और हैवी है होने की वजह से उसका मैस ज्यादा है, उसका मैस ज्यादा होने की वजह से उसका रेडियस बड़ा होगा. जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा सर्कल बनेगा और वो सबसे कम डिफ्लेक्ट होगा. अच्छा, विच विल डिफ्लेक्ट द लीस्ट? आंसर इज अल्फा पार्टिकल. विच विल डिफ्लेक्ट द मोस्ट? तो आंसर होगा बीटा और इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल दोनों की डिफ्लेक्शन होगी एक जैसी. अब ये वाला फार्मूला कैसे है? अभी हमने पढ़ा था mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू qvb. वेलोसिटी यहां से ये कैंसिल हो गई, तो यहां से हम रेडियस को एक साइड पे कर सकते हैं. mv ओवर qb इज इक्वल टू r. ओके, अगर आप वेलोसिटी को रिप्लेस कर दें, ये आपने खुद से कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड का फार्मूला. बेटे v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा r 2 पाई बाय कैपिटल T. इफ यू वांट टू गेट time period to complete one revolution, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई m ओवर QB, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका इनवर्स. ठीक हो गया. ये था हमारा यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो रहा है. इससे रिलेटेड जो MCQs हैं, ये जो टेस्ट है, वो मटेरियल आपको क्वेश्चन बैंक में तो इंशाल्लाह काफ़ी सारा अवेलेबल होगा क्वेश्चन बैंक में. और क्वेश्चन बैंक के अलावा ये इसका टेस्ट जो है वो भी इस लेक्चर के फ़ौरन बाद आपको अवेलेबल होगा, आपको मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.